नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो अप्रैल महीने का गिरिराज पत्रिका का ये पार्ट नंबर 4 जो है हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अप्रैल महीने के 3 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं और हर एक मंथ को जो है इससे पहले हम कवर कर चुके हैं। तो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाएगा जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है, चाहे कोई सा भी आपका हिमाचल का एग्जाम क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं द वुमेन ऑफ which area will be given a pension of rupees 1500 per month from the June 2023। तो बोलते हैं कि किस क्षेत्र की महिलाओं को जून 2023 से 1500 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी। देखो, जब नई सरकार बनी थी उससे पहले जब घोषणा पत्र, जिसको मैनिफेस्टो कहते हैं, वो इनके द्वारा जारी किया जाता है, तो उसमें सरकार के द्वारा कहा गया था कि हर महिला को जो है वो 1500 रुपया दिया जाएगा। अब ये कहते हैं कि रीजन वाइज पूछा गया है कि अभी किस रीजन की महिलाओं को, किस क्षेत्र की महिलाओं को जो है ये 1500 रुपया दिया जाएगा। तो अभी जब हिमाचल का जो था वो 15 अप्रैल को हिमाचल डे मनाया गया, तो उसी दौरान वहाँ पर कहा गया कि स्पीति क्षेत्र, जो लाहौल स्पीति का जो स्पीति क्षेत्र है, वहाँ की महिलाओं को जो है वो 1500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। अभी किसको दिया जाएगा? महिलाओं में भी, महिलाओं में जो 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाएं जो हैं उनको ये 1500 रुपया दिया जाएगा और जून 2023 से जो है वो दिया जाएगा। इसी तरह से महिलाओं के लिए कुछ आप इम्पोर्टेंट योजनाएं, कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है उसको आप जान लीजिए। देखो, महिलाएं हिमाचल प्रदेश के विकास में जो है वो यानी पुरुषों के समान ही योगदान जो है वो देती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को और भी अपलिफ्ट करने के लिए, आगे ले जाने के लिए अलग अलग योजनाएं चली हैं। जैसे कि बजट में जो विधवा महिलाएं हैं, एकल नारियां हैं, मतलब सिंगल कोई वुमेन है, उनको आवास निर्माण के लिए जो है वो 1.5 लाख की आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी, ये कहा गया। जिससे कहा गया है कि इस वर्ष जो है 7000 महिलाएं जो है वो लाभान्वित होंगी। और हिमाचल प्रदेश में जो है वो 20,000 मेधावी छात्राओं को जो है वो स्कूटी, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी के लिए जो है वो 25,000 रुपये का उपदान जो है वो दिया जाएगा। ये भी था। ये सारा का सारा एक आर्टिकल में कवर किया गया है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखिए। अभी हिमाचल में जब 15 अप्रैल का दिन था तो उस दौरान ये घोषणा भी की गई, स्पीति का जब दौरा था मुख्यमंत्री का, कि स्पीति के महिलाओं को 1500 रुपया जो है वो दिया जाएगा। आयु सीमा आप ध्यान जरूर रखें, 15 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए, 18 ईयर्स से 18 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए, उनको ये दिया जाएगा। तो ये आपने जान लिया। और स्पीति घाटी में ये भी कहा गया था कि स्पीति घाटी तक जो है 4G का विस्तार जो है वो किया जाएगा, ताकि नेटवर्क की कोई समस्या ना आए। तो ये हो गया जी इम्पोर्टेंट यहाँ से जो भी बनता है महिलाओं के रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं टू सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑफ 400 किलोवाट ईच विल बी सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि 400 मेगावाट के सौर ऊर्जाएं हैं, ये किस अनुमंडल में या फिर उपमंडल में, आप कह लीजिए उपमंडल में जो है वो स्थापित की जाएंगी। तो 400 मेगावाट की ये 2 परियोजनाएं हैं, सोलर परियोजनाएं हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये परियोजनाएं जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा के पांगी क्षेत्र में जो है वो स्थापित की जाएंगी। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, परंतु उससे पहले आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश को 2026 तक ग्रीन स्टेट बनाने का टारगेट जो है वो रखा गया है। और हिमाचल प्रदेश ने जो है वो सोलर एनर्जी के लिए भी एक टारगेट जो है वो रखा है कि हम सोलर एनर्जी के लिए भी जो है एक टारगेट पूरा करेंगे। और वो टारगेट क्या है? वो टारगेट इस तरह से है कि देखो, एक तो हिमाचल प्रदेश सरकार कहती है कि राज्य के जो युवा हैं उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए जो है, उनको खुद के लिए रोजगार जनरेट करने के लिए जो है वो 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की क्षमता वाले सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट जो है स्थापित करने के लिए हम 40% सब्सिडी जो है वो देंगे। कितनी? 40% सब्सिडी देंगे। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये भी कहा है कि 2024 तक जो है हम 500 मेगावाट सौर ऊर्जा का दोहन जो है वो करेंगे। ये लक्ष्य जो है वो रखा गया है। अब हम बात करते हैं फिर से पांगी में जो 2 सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे उनके बारे में। ये जो 2 सोलर पावर प्रोजेक्ट 400 किलोवाट के, इनके 2 होंगे 400 किलोवाट के, ये स्थापित किए जाएंगे पांगी सब डिवीजन में, जो डिस्ट्रिक्ट चंबा में आता है। पांगी का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पांगी का हेडक्वार्टर किल्लाड़ में स्थित है। किल्लाड़ आपने ध्यान रखना है। अब बोलते हैं लैंड जो है इस पावर प्रोजेक्ट के लिए जो है वो
सिलेक्ट भी कर ली है और ट्रांसफ़र कर दी गई है हिम ऊर्जा को। हिम ऊर्जा को जो है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है और हिम ऊर्जा ही जो है वो नोडल एजेंसी होगी। और आपने ध्यान रखना है कि यहाँ से हिम ऊर्जा जो है वो इसने 1 हेक्टेयर भूमि जो है वो स्थापित की है। 1 हेक्टेयर ईच प्रोजेक्ट के लिए, इनके 2 प्रोजेक्ट हैं, तो 1 हेक्टेयर हिल्लौर जो कि पांगी में पड़ता है और 1 हेक्टेयर जो है वो धारवास में जो कि पांगी में पड़ता है। यहाँ पर जो है वो चिन्हित की गई है, यहाँ पर जो है वो की गई है कि यहाँ पर हम ये प्रोजेक्ट जो है वो बनाएंगे, स्थापित करेंगे। प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज़रूरी हो जाती है, तो अराउंड 10 करोड़ जो है एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसकी, 10 करोड़ के करीब करीब जो है वो खर्चा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देख लिया आपने कितनी क्षमता है, 2024 तक हो गया एक तो 500 मेगावाट की क्षमता। उसके अलावा आपने दूसरा भी जान लिया कि हिमाचल प्रदेश में सब्सिडी भी सरकार देने की बात करती है कि हम आपको सब्सिडी भी देंगे, आप प्रोजेक्ट तो स्थापित करो। युवाओं को कहा है कि वो अपनी ही भूमि पर या पट्टे पर ली हुई भूमि पर 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट स्थापित कर सकती है और हम जो है उसमें 40% सब्सिडी देने को आपको तैयार है। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं ना तो आपको लगेगा कि पिछली वीडियोस तो रिवाइज हो ही रही हैं, पिछले वीडियोस से क्वेश्चन रिवाइज आपके हो ही रहे हैं और अगले नए क्वेश्चन भी जो है आपको जानने को मिल रहे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन याद रहते हैं और चेन में जब क्वेश्चन याद रहते हैं तो वो भूलते भी नहीं हैं डेफिनेटली, ग्राफिक जब आपके माइंड में बन जाएंगे। कोई अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं लहड़ा गुग्गा इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो एक आर्टिकल आया था उसमें दिया गया था, पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट, लहड़ा गुग्गा ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पढ़ते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। हमीरपुर के ऊपर एक सेपरेट आर्टिकल आया था, तो उस आर्टिकल में हमीरपुर के बारे में बहुत कुछ दिया गया था। तो हम जान लेते हैं कि क्या क्या था आया हुआ, जो भी इंपॉर्टेंट वहाँ से बनता है वो हम लिख लेंगे, याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। हमीरपुर के पहले मंदिर देखिए, हमीरपुर में जो है वो लहड़ा गुग्गा हो गया, बाबा बालकनाथ जी का मंदिर हो गया, हमीरपुर में बिल कालेश्वर मंदिर आता है, हमीरपुर में गसोता महादेव मंदिर आता है, पिपलू महादेव मंदिर आता है, भराड़ी माता का मंदिर यहाँ पर आता है। तो ये आपने ध्यान रखना है और आपने साथ में ध्यान रखना है कि गसोता मंदिर जो है, गसोता महादेव जो है, यहाँ पर गसोता मेला भी लगता है। गसोता मेला जो है ज्येष्ठ मास के पहले सोमवार को शुरू होता है और 1 सप्ताह तक ये चलता है। यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान शिव का लगभग 400 वर्ष पुराना जो है वो एक शिवलिंग भी है, ये आपने ध्यान रखना है। टौणी देवी माता हो गया, अवाह देवी माता हो गया, नरदेश्वर मंदिर हो गया, ये सुजानपुर में है नरदेश्वर मंदिर, परंतु टौणी देवी अवाह देवी ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ते हैं। और हमीरपुर की हिस्ट्री बात करते हैं तो जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तो हमीरपुर देखो, हमीरपुर क्षेत्र जो था वो प्राचीन कांगड़ा का भाग रहा है। वर्ष 1947 में जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी तो उससे पूर्व ये पंजाब का एक बड़ा जिला हुआ करता था, ये पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। उस समय कांगड़ा जिला, कुल्लू, लाहौल स्पीति ये सभी पंजाब में ही आते थे। हमीरपुर तहसील के रूप में जो था वो 1888 में जो था वो बना था लगभग 1966 को पंजाब के विभाजन के बाद जो था वो हिमाचल प्रदेश का ये हिस्सा जो था वो बन गया था। 1971 में जब पुनर्गठन हुआ तो हिमाचल प्रदेश का जिला बनकर जो था ये एक सामने आया था। इसमें तहसीलें जो हैं, तहसील बंगाणा क्षेत्र जो है ऊना का है, परंतु ये पहले हमीरपुर में हुआ करता था, इसको ऊना में मिला दिया गया। इस प्रकार और भी क्षेत्र हो गए, हमीरपुर का बड़सर आपने ध्यान रखना है, सुजानपुर ध्यान रखना है, भौरंज कई बार पूछा गया है एग्जाम में, नदौन ध्यान रखना है, नदौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ब्यास नदी के किनारे जो है वो स्थित है। ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ से ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ऑन 15 अप्रैल 2023 हु वॉज awarded with the हिमाचल गौरव अवार्ड फॉर डिस्टिंग्विश अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। तो बोलते हैं कि 15 अप्रैल 2023 के दिन किसे जो है वो खेल गतिविधियों में विशिष्ट उपलब्धि के लिए हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखो, हिमाचल डे मनाया जाता है 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तो काजा में ये प्रोग्राम रखा गया था, जिला स्तरीय प्रोग्राम। इसमें जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो गौरव पुरस्कार है वो भी दिया गया। ये खेल में अगर हम बात करें, खेल गतिविधियों में अपनी विशिष्ट उपलब्धता के लिए जो है वो एक रानी ऑफ सिरमौर को दिया गया है। इनका नाम ध्यान रखना है, रानी ऑफ सिरमौर को जो है ये अवार्ड दिया गया। डिटेल से थोड़ा सा जान लेते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो था ये अवार्ड दिए, हिमाचल गौरव अवार्ड हिमाचल डे के दिन ये दिए गए।
ये अवार्ड किस किस को प्रेजेंट किए गए, किस किस फील्ड में किए गए। देखो इसमें सिविल सर्विसेज अवार्ड दिए गए, प्रेरणा स्रोत अवार्ड दिए गए, हिमाचल गौरव अवार्ड दिए गए। अभी इसी इवेंट को स्पीति में जो काजा है वहाँ पर आयोजित किया गया था। अब हिमाचल गौरव अवार्ड कहते हैं कि ये लकेश चंदेल को दिया गया, ये बिलासपुर से हैं, और एक सब इंस्पेक्टर हैं रानी जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के राजगढ़ से हैं, उनको खेल गतिविधियों के लिए दिया गया। और नेमचंद को दिया गया, नेमचंद ठाकुर फ्रॉम सोलन अर्की से हैं, इनको दिया गया। तो ये 3 शख्सियत के नाम आपने ध्यान रखने हैं। आपने ध्यान रखना है कि डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम, इनको भी जो है वो सिविल सर्विसेज अवार्ड जो है वो दिया गया है। क्या अवार्ड दिया गया है? सिविल सर्विसेज अवार्ड जो है वो इनको दिया गया। दूसरा अवार्ड आपका ये हो गया। तीसरे नंबर पर भी एक अवार्ड था, वो कौन सा अवार्ड है? आपने ध्यान रखना कि प्रेरणा स्रोत अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है? ये पद्मश्री नेकराम शर्मा को दिया गया है। और भगवान प्रेम सिंह चौहान को दिया गया है, और कैप्टन एजे सिंह को दिया गया है। ये प्रिंसिपल ऑफ पाइन ग्रोव स्कूल कसौली है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये अवार्ड हो गए, एक प्रेरणा स्रोत अवार्ड, एक सिविल सर्विसेज अवार्ड। ये भी ज़रूरी है, ये नेशनल हेल्थ मिशन ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम के डायरेक्टर को जो है वो दिया गया है। और हिमाचल गौरव अवार्ड तो ज़रूरी ही है। खेल में पूछा जाए तो राजगढ़ सिरमौर की जो सब इंस्पेक्टर रानी हैं उनको दिया गया है। नेमचंद ठाकुर जो सोलन अर्की से हैं उनको दिया गया है। और लकेश चंदेल हैं बिलासपुर के, ये शायद टीचिंग से हैं, उनको दिया गया है। तो ये अवार्ड किस किस को दिए गए हैं, कौन कौन से अवार्ड हैं, कब दिए गए, किसने दिए, ये सारे अवार्ड्स आपने अब ध्यान रखना है। इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड हो गए आपके हिमाचल के, हिमाचल गौरव अवार्ड, और बाकी के सिविल सर्विसेज अवार्ड हो गया, प्रेरणा स्रोत अवार्ड हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन द बजट ऑफ ईयर 2023-2024 हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन प्रोविजनड अंडर द ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पूछते हैं कि जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो 2023-24 का बजट था, इसमें जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कितनी राशि का प्रावधान जो है वो किया गया है। ट्राइबल एरिया के लिए जब पूछा गया है कि ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कितना प्रोविज़न किया गया है, तो ये 857.14 करोड़ किया गया है। अप्रॉक्सीमेशन में 857 करोड़ आपने ध्यान रखना है। 857 करोड़ जो है ये किया गया है। अब यहाँ से आप क्या ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से अलग अलग जो फील्ड में पैसा आवंटित किया गया है उसको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर कितना जो है वो आवंटित किया गया है। हमने पहले भी 2-3 बार रिवाइज कर लिया है, 1-2 बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चन बन ही जाता है डेफिनेटली एग्जाम्स में। पब्लिक सर्विस कमीशन खासतौर पर पूछता ही है। तो यहाँ से सेक्टर वाइज देखें, यहाँ पर बताया गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में 3,139 करोड़ रुपया जो है ये आवंटित किया गया है। बजट जो हमारा अभी का था उसके अकॉर्डिंग बात की जा रही है। और इसके अलावा लोक निर्माण विभाग जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है उसमें 346 करोड़ रुपया जो है आवंटित किया गया है। सामाजिक सुरक्षा के लिए जो है वो 2,233 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा। पिछले साल ये 1,300 करोड़ था, पिछली बार की बात की जाए। इसी के साथ आपने ध्यान रखना है कि शिक्षा क्षेत्र में 8,828 करोड़ रुपया जो है ये खर्च किया जाएगा, और पिछली बार जो था ये 8,412 करोड़ था, मतलब वृद्धि हुई है। और ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज की बात करते हैं तो इसमें 1,916 करोड़ रुपया जो है ये खर्च किया जाएगा। पिछली बार यही 1,662 करोड़ था। और कृषि, बागवानी, पशुपालन पर खर्च किया जाएगा 1,942 करोड़। ये जो था ये 1,592 करोड़ था पिछली बार। और अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए, एक तो हमने जाना कि जनजातीय विकास के लिए कितना है, परंतु अनुसूचित जाति के लिए भी जो है वो 2,339 करोड़ रुपया जो है वो खर्च करने की बात जो है वो कही गई। पिछले साल यही जो था वो 2,400 करोड़ था, 2,400 करोड़ पिछली बार था। इस बार जो है वो 2,399 करोड़ जो है वो हो गया है, कम हुआ है थोड़ा सा। और अगर बात करें जनजातीय क्षेत्र की, जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में जो है वो 857 करोड़ रुपया जो है वो इस बार के बजट में एलोकेट किया गया है। और पिछली बार यही जो था वो 856 करोड़ था, तो इसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई है। और अगर हम जनजातीय अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति में थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है। तो ये सारा का सारा एक प्रॉपर डाटा है जो आपको याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट डाटा है। ये इम्पॉर्टेंट डाटा है, एक बार बजट में तो पढ़ा होगा, उसके बाद भूल जाता है, तो रिवाइज करना भी ज़रूरी है।
तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिजाइड इन वाइसरेगल लॉज। तो बोलते हैं कि वाइसरेगल लॉज में जो है वास करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो वाइसरेगल लॉज में निवास करने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो थे लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, लॉर्ड डफरिन थे। अब वाइसरेगल लॉज की पूरी कहानी जानिए, पूरी बात इसके बारे में समझिए। वाइसरेगल लॉज जो है ये ऑब्जर्वेटरी हिल्स पर जो है वो स्थित है। इसको डिज़ाइन हेनरी इरविन के द्वारा जो था वो किया गया था। अब हेनरी इरविन ने तो इसको डिज़ाइन किया था, परंतु ये डिज़ाइन किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये डिज़ाइन करवाया गया था लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। लॉर्ड लिट्टन के मन में इसको डिज़ाइन करने का विचार जो था वो आया था, परंतु निवास करने वाले जो पहले वाइसराय हुए लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन जो था वो पहले ऐसे बने व्यक्ति जिन्होंने यहाँ पर रिजाइड किया। अराउंड 1888 की ये बात है, 1888 की बात है जब इन्होंने यहाँ पर रिजाइड किया था। आमतौर पर आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो है प्रेजेंट टाइम में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो है वो प्रेजेंटली स्थित है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट जानकारी वाइसरेगल लॉज के बारे में आपने जान ली। अब इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स या फिर इसके सराउंडिंग क्या क्या है वो भी हम जान लेते हैं। पहले चर्चा में क्यों था ये भी हम जानते हैं, क्योंकि अभी राष्ट्रपति का दौरा जो था वो हुआ था, तो उन्होंने यहाँ भी शेड्यूल किया था विजिट करना, तो इसीलिए ये चर्चा परिचर्चा में जो है वो आया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा जो था वो हिमाचल में था। तो हिमाचल में जब भी वो आती हैं उनके रहने का स्थान कहाँ पर है उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। और ये है कहाँ पर स्थित वाइसरेगल लॉज, तो ये चौरा मैदान डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है पहले एग्जाम्स में, तो आगे भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी मिलता जुलता है। बोलते हैं इन विच बिल्डिंग वॉज द ओल्ड प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस लोकेटेड। तो बोलते हैं पुराना राष्ट्रपति निवास किस भवन में स्थित था। पुराना जो राष्ट्रपति निवास होता था जहाँ पर एडवांस स्टडी प्रेजेंटली है वहाँ पर हुआ करता था, जिसको वाइसरेगल लॉज भी कहते हैं। तो वाइसरेगल लॉज भी ऑप्शन में आपके पास दे सकते हैं। अब ध्यान रखिए वाइसरेगल लॉज की बेसिक फाउंडेशन कैसी थी, इसको किसने डिज़ाइन किया, किसके कार्यकाल में शुरू हो गई डिज़ाइनेशन, और पहले कौन व्यक्ति थे जो यहाँ पर ठहरे थे वो भी आपने जान लिया। वाइसरेगल लॉज को राष्ट्रपति निवास भी कहा जाता था, प्रेसिडेंट्स हाउस भी कहा जाता था टिल 1960 तक जो था वो इसको कहा जाता था राष्ट्रपति निवास। 1960 के बाद ऐसा क्या हुआ कि इसे राष्ट्रपति निवास नहीं कहा गया। 1960 के बाद 1962 से लेकर 1967 तक भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति थे जिनका नाम था प्रोफेसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो यहाँ पर रुके तो रुके, परंतु छरावड़ा में जो है रिट्रीट है, जो रिट्रीट भवन है जो प्रेजेंटली राष्ट्रपति का निवास है, रिट्रीट का निर्माण जो था वो हो गया। और उनके द्वारा जो था वो इसको, ये जो वाइसरेगल लॉज है इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को जो था वो दे दिया गया, हैंड ओवर कर दिया गया। तब से लेकर अब तक यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, ये आपने ध्यान रखना है। अब पूरा और एक बार फिर से बता देता हूँ कि हुआ किस तरह से। हुआ इस तरह से कि राष्ट्रपति का दौरा था, तो राष्ट्रपति ने जो था वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी का दौरा भी जो है वो शिमला में किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पर पहले राष्ट्रपति जो था वो निवास करते थे। जैसे ही देश के दूसरे राष्ट्रपति आए, दूसरे राष्ट्रपति ने जो है वो इसका बेहतर इस्तेमाल किया और इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को जो था वो दे दिया। 1962 से लेकर 67 तक जो था वो प्रेसिडेंट यहाँ पर रहे। इस दौरान ही छराबड़ा स्थित, छराबड़ा जो मशोबरा के समीप स्थित है वहाँ पर रिट्रीट भवन है, उसे राष्ट्रपति निवास जो है वो बना दिया गया। द्रौपदी मुर्मू अब जब आई तो ये राष्ट्रपति निवास दी रिट्रीट में जो है वो ठहरी। रिट्रीट को जो है वो अब आम जनता के लिए भी खोल दिया गया है, ये भी न्यूज़ थी। और जब राष्ट्रपति आई थी तो यहाँ पर एट होम भी जो था वो आयोजित किया गया, एट होम आयोजित किया गया। इसमें राज्यपाल जो हिमाचल प्रदेश के हैं शिव प्रकाश शुक्ला, वो उनकी वाइफ, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी भी वाइफ एट होम में जो है ये शामिल हुए, ये आपने ध्यान रखना है। और आम जनता के लिए अब रिट्रीट खोल दिया गया है, वो भी आप ध्यान रखें। यहाँ पर जब राष्ट्रपति आई तो छरावड़ा में इन्होंने राष्ट्रपति निवास में टुलिप गार्डन जो है वो उसका भी उद्घाटन उन्होंने किया। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बने, इन सभी क्वेश्चंस को जोड़ के याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन विच ईयर भारतमाला प्रोजेक्ट वाज लॉन्च। तो बोलते हैं कि भारतमाला प्रोजेक्ट जो है वो कब लॉन्च किया गया था, कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था। ये भी जानेंगे कि गिरिराज पत्रिका में क्यों आया था, हिमाचल जीके के साथ किस तरह से जुड़ता है। पहले जानिए कि इसको
2015 में जो था वो लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए, फिर हम जानेंगे डिटेल से। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि हिमाचल प्रदेश में, इंडिया में ही कहिए, इंडिया में जो है वो रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना जो है वो इस प्रोजेक्ट का एम है। अब यही सब लिखा गया है कि ऑप्टिमाइज करना एफिशिएंसी मूवमेंट गुड्स एंड पीपल अक्रॉस द कंट्री की कनेक्टिविटी जितनी होगी उतना ही इसका एम है। लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो हो गया इसको जो है वो एनहांस करना, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से जब इंक्रीज़ हो जाएंगी तो रोड कनेक्टिविटी भी जो है वो अच्छी हो जाएगी। और स्टार्टिंग में जब लॉन्च किया गया था तो 550 डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ से लिंक करने की बात कही गई थी। अब हुआ क्या, किस तरह से, कि क्यों ये हिमाचल से जुड़ा। हिमाचल प्रदेश के जो मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, वो जो है वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सचिव जो हैं जिनका नाम अलका उपाध्याय है, उनके साथ मिले और इन्होंने जो है ये कहा कि हिमाचल प्रदेश के 9 सड़कों को जो है वो भारतमाला में शामिल किया जाए। भारतमाला में शामिल करने की बात कही गई। अब 9 सड़कों में ये भी आप जानिए कि टोटल 1254 किलोमीटर सड़कों को जो है जोड़ने की बात कही गई है। इसमें नेशनल हाईवे 154 जो ज्वालामुखी देहरा ज्वाली राजा का तालाब जसूर का है 90 किलोमीटर, उसको जोड़ने की बात कही गई है। और भी अलग अलग राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं वो दिए गए हैं जिनको जोड़ने की बात कही गई है। नेशनल हाईवे सारे के सारे जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, परंतु ये भारतमाला प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया, किससे रिलेटेड है, रोड कनेक्टिविटी, सिंपल आप ध्यान रखना, रोड कनेक्टिविटी से जो है वो जुड़ा हुआ है। अब रोड कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है तो बाकी की चीज़ें जो हैं वो सब कुछ हो जाएंगी, डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बातें। और हिमाचल प्रदेश की 9 सड़कों को जो लगभग 1254 किलोमीटर लंबी हैं उनको जोड़ने की बात जो है वो कही गई। तो ये सारा इंपॉर्टेंट यहाँ से हो गया। बाकी यहाँ से एक और क्वेश्चन है जो मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं डिस्कस किया क्योंकि पहले बहुत बार डिस्कस हो चुका है। वो क्वेश्चन क्या था, वो था ऊहल 3 परियोजना के बारे में। ये जो ऊहल 3 परियोजना है इसके बारे में जानिए। ये जो ऊहल 3 परियोजना है ये कितने मेगावाट की है और भी इसके बारे में क्या क्या डिटेल बन सकता है। ये परियोजना 100 मेगावाट की परियोजना है। क्यों चर्चा में है, क्यों बार बार डिस्कस हो रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जो 100 मेगावाट की ऊहल 3 परियोजना है इस परियोजना को मई 2024 तक जो है वो पूरा किया जाए। और ये कहा गया है और इसीलिए जो है ये चर्चा में आई। 100 मेगावाट की ये परियोजना है और इस परियोजना में जो है वो, अब ये भी ध्यान रखिए कौन से रिवर बेसिन पर ये बन रही है, तो ये ब्यास नदी बेसिन पर जो है बन रही है क्योंकि ऊहल जो है वो ब्यास की ही एक सहायक नदी है। तो ऊहल किसकी सहायक नदी है, ऊहल 3 परियोजना कितने मेगावाट की है, कब तक पूरा किया जाएगा, ये सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि बन सकते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके लिए जो जिसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है पद्मश्री अवॉर्डी फार्मर नेकराम शर्मा बिलोंग टू विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। पद्मश्री पुरस्कार जिनको अभी हाल फिलहाल में दिया गया, वो नेकराम शर्मा जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, ये कमेंट करके जो है वो आपको बताना है। बाकी टेलीग्राम पर भी क्यूज हम कंटिन्यू कर देंगे। 1-2 दिन कुछ टाइम से हम वीडियोस नहीं कंटिन्यू कर पा रहे थे परंतु कंटिन्यू कर दी जाएंगी जल्दी ही। तो @allexam31 आप अपने टेलीग्राम से सर्च करना, वहाँ पर आपको क्यूजीज हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी वो प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।